Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel and this is the second lecture of classical mechanics and we have started Lagrangian formulation. Today we will continue. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जनरलाइज्ड मोमेंटम तक। इसके पहले और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम तक हमने देखा था। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू आई से। तो जनरलाइज्ड फोर्स क्या है? जनरलाइज्ड फोर्स को डिफाइन करने का तरीका होता है कि एफ डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्यू डॉट डी क्यू। यहाँ जो एफ है, ये जो एफ है, ये हमारा रियल या फिर एक्चुअल फोर्स है। इसको हम एक्चुअल फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे डी एल हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा जनरलाइज्ड फोर्स, इसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड फोर्स। और दिस डी क्यू इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है कंप्लीट, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। किसके बीच में? जनरलाइज्ड फोर्स और एक्चुअल फोर्स। ये जनरल एक्चुअल फोर्स एफ और जनरलाइज्ड फोर्स क्यू के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। ये रिलेशन एफ डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्यू डॉट डी क्यू। तो हम जनरलाइज्ड फोर्स को लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू, साइड चेंज कर देंगे तो आ जाएगा हमारा F इंटू डी एल अपॉन डी क्यू। ये हो गया हमारा क्या? जनरलाइज्ड फोर्स। इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, नाउ अगर हमने अपना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चूज करना है, तो सपोज हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई जो है उसे हमने लिया, अगर एक्स लिया, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट लिया, तो हमारा जनरलाइज्ड फोर्स क्या होगा? देन क्यू आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे एफ डी एल अपॉन डी क्यू है, तो अगर हमने एक्स चूज किया अपना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मतलब क्या? लेंथ कोऑर्डिनेट। तो एफ डॉट जनरलाइज्ड फोर्स हमारा हो जाएगा डी एल। एल के प्लेस पे हमने क्या चूज किया? एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यू के प्लेस पे एक्स हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा? फाइनली एफ मिलेगा, मतलब कि ये हमें एक्चुअल फोर्स ही देगा, एक्चुअल फोर्स मिलेगा हमें। अगर हमने अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स ना चूज करके, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना चूज करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चूज किया, देन हमें जो जनरलाइज फोर्स मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? टॉर्क। तो क्या मतलब कि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है जनरलाइज फोर्स, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, हमने कौन सा कोऑर्डिनेट चूज किया है। ऐसे ही अगर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को वॉल्यूम चूज करते हैं, मतलब वी चूज करते हैं, तो उस केस में हमें जो जनरलाइज्ड फोर्स मिलेगा वो हमें प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेशर। ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं समझने के लिए कि जनरलाइज्ड फोर्स कोई फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डिपेंड करता है कि हमने अपना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या चूज किया है। नेक्स्ट है हमारा सब टॉपिक, दैट इज वेट, दैट इज एक्शन। इसको हम डिनोट करेंगे एस से, और ये होता है हमारा, इसको डिफाइन करते हैं हम एस इज इक्वल्स टू
क्या, इंटीग्रेशन ऑफ लैग्रैन्जियन इन टाइम डोमेन, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 या फिर इनिशियल से फाइनल टाइम तक। तो ये हमारा कहलाता है एक्शन। अब एक्शन क्या है? एक्शन जो है वो एक फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब कि यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं फंक्शनल। इस इंटीग्रेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? फंक्शनल का नाम दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्शन जो एस है, एक्शन एक्शन एस इज क्या है? फंक्शनल है। फंक्शनल, इसको आप अंडर लाइन कर लो, ये फंक्शनल है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑफ किसका? लैग्रैन्जियन का। एक्शन एस इज फंक्शनल ऑफ लैग्रैन्जियन, मतलब फंक्शनल, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन को ही हम नाम दे रहे हैं फंक्शनल का। और एस क्या है? इट इज ए नंबर, इट इज अ नंबर obtained by integrating लैग्रैन्जियन, मतलब कि एक्शन एस जो है वो एक फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे किसका? लैग्रैन्जियन का। फंक्शनल ऑफ लैग्रैन्जियन। इट इज अ नंबर, मतलब हम जब ये इंटीग्रेशन करेंगे लैग्रैन्जियन का टाइम डोमेन में, तो हमें एक क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक नंबर होगी। यही कह रहा है एक्शन में। अब इसको इसको पढ़ने का एक रीजन है जो कि आगे हम अभी नेक्स्ट स्टेप में ही देखेंगे कि ये सब हम क्यों देख रहे हैं। और जो लैग्रैन्जियन होता है हमारा, लैग्रैन्जियन, इसको हमने लास्ट क्लास में डील किया था कि लैग्रैन्जियन जो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, चलो यहाँ लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होता है? पोटेंशियल या एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन। तो इसको मैं लिख देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं टी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल को वी से। तो लैग्रैन्जियन जो है हमारा टी माइनस वी हो गया, ठीक है। और किसी भी सिस्टम का लैग्रैन्जियन जो होता है, किसी भी सिस्टम का लैग्रैन्जियन जो होता है वो फंक्शन होता है किसका? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जिसको हम क्यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जिसको हम क्यू आई डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि एक लैग्रैन्जियन जो होता है वो फंक्शन होता है जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन होता है लैग्रैन्जियन। तो अगर लैग्रैन्जियन हमारा इन तीनों का फंक्शन है और लैग्रैन्जियन इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है, तो इस हिसाब से जो हमारा टी और वी है वो भी क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा क्यू आई डॉट एंड टी का। मतलब कि टी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्या? क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्यू आई डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। ऐसे ही पोटेंशियल भी हमारा फंक्शन होगा किसका? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का। मतलब सिंपल सी बात है कि यूनिट एंड डायमेंशन में भी हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यह है कि दो क्वांटिटीज को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों का यूनिट सेम हो। मतलब कि केजी प्लस केजी ही होगा, केजी प्लस लीटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैग्रैन्जियन जो है हमारा वो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन का है। तो अगर ये इन तीनों का फंक्शन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इन तीनों का ही फंक्शन होगा और पोटेंशियल भी इन तीनों का ही फंक्शन होगा। बस यही कहना है यहाँ पे। तो हमें पता चल गया कि टी भी ये सारे किसके फंक्शंस हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा सब टॉपिक, दैट इज वेरिएशनल प्रिंसिपल। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शनल, ये एक कंडीशन प्रोवाइड करता है किसी भी फंक्शनल के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए। मतलब कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शनल है, इसको डिफाइन कर लेते हो पहले, कि दिस गिव्स द कंडीशन, इट गिव्स फॉर अ फंक्शनल टू बी एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमम का मतलब होता है या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमम बोलते हैं। ठीक है, तो हम मान लो हमने कोई फंक्शनल ले लिया। फंक्शनल मतलब क्या था? वही इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था, उसी को हमने फंक्शनल कहा था। तो हमने सपोज एक फंक्शनल ले लिया, लेट लेट अ फंक्शनल इज डिफाइंड एज, एक फंक्शनल हमने ले लिया, क्या था वो? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने कोई फंक्शनल ले लिया जिसका इंटीग्रेशन x1 से x2 में हो रहा है, और फंक्शनल हमारा f है, और वो किसका किसका फंक्शन है? x का है, y का है, और dy बाई किसका? dx का है। ये फंक्शनल है हमारा, हमने जो चूज किया एक फंक्शनल। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल कहता है कि ये फंक्शनल जो होगा वो एक एक्सट्रीमम वैल्यू देगा। कब? जब ये नीचे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन क्या है? कि इट विल बी, ये फंक्शनल एक्सट्रीमम होगा, एक्सट्रीमम इफ इट सेटिस्फाइज, क्या वो कंडीशन क्या है? डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ, स्मॉल एफ लिया था ना हमने, डेल एफ अपॉन डेल वाई, सॉरी यहाँ पे वाई डॉट होगा, और यहाँ पे हमारा स्मॉल एफ चूज किया है हमने। तो दिस इज स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 0। अगर एफ जो फंक्शन है हमारा, वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें एक एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी, एफ की एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी, आइदर मिनिमा और मैक्सिमा। और इस कंप्लीट इक्वेशन को हम बोलते हैं आइलर्स इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइलर्स इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रैंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रैंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? कि लैग्रैंज ने नोटिस किया कि ये जो आइलर्स इक्वेशन था, इसमें हम कुछ कुछ चेंजेस अगर लाएं, तो हमें एक और इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा, जो कि सिमिलर होगा किसकी तरह? न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह होगा। तो वो चेंजेस क्या है? अगर हमने गिवन जो हमने फंक्शनल चूज किया था यहाँ पे, ये जो हमने एक फंक्शनल यहाँ पे ऐसा चूज किया था, इसको हम इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस लाएं, अगर इसमें हम कुछ रिप्लेसमेंट लाएं, तो वो रिप्लेसमेंट क्या है? तो लैग्रैंजियन नोटिस दैट लैग्रैंज लैग्रैंज noticed that if we do following displacement,
रिप्लेसमेंट, और वो रिप्लेसमेंट्स क्या है? अगर हमने x को उस t से रिप्लेस कर दिया, y को हमने q i से रिप्लेस कर दिया, और फंक्शन जो f था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? लैग्रेंज से। अगर y q i है तो y डॉट क्या हो जाएगा हमारा? q i डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉलोइंग 3 हमने रिप्लेसमेंट चूज किया किसके लिए? आइलर्स इक्वेशन में। तो हमारा जो आइलर इक्वेशन है वो सेम रिजल्ट देता है एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी गेट सेम इक्वेशन ऑफ मोशन एज न्यूटन्स न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब कि हमें क्या मिलता है? देयरफॉर अगर आइलर इक्वेशन जो था, यहाँ पे आइलर इक्वेशन जो है ये वाला, इसमें हमने f को रिप्लेस करेंगे हम किससे? लैग्रेंज से, लैग्रेंजियन से। y को हम रिप्लेस करेंगे क्यू आई से, और x को रिप्लेस करेंगे, ओहो हो, यहाँ पे तो x होना चाहिए था ना, यहाँ x था। हाँ, x को रिप्लेस करेंगे हम t से। देखो यहाँ फंक्शन था हमारा x y और dy बाई डी एक्स का था, तो हमें x y और ये f था हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन f था। इसी में हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमें जब रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा d अपॉन डी टी ऑफ x को t से रिप्लेस कर दिया, डेल f के प्लेस पे हमने l ले आए, डेल q i, y की जगह पे हमने i ले आए, और माइनस डेल l अपॉन डेल q i। यहाँ ध्यान देना यहाँ पे डॉट है और ये डेल l अपॉन डेल q है। दिस इज इक्वल्स टू 0, और इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, और ये हमारा यूजफुल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो क्या है इक्वेशन का नाम दो इसको, छोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या है हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मिला हमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तो अभी हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। अब हम एल के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? एल हमारा सिंस क्या है? एल हमारा टी माइनस बी है, तो अगर हम इसको एल के जगह पे टी माइनस बी करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, एक टी के लिए मिलेगा और एक वी के लिए मिलेगा। इसी इक्वेशन में अगर हम एल इक्वल्स टू टी माइनस बी लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि डी अपॉन डी टी और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल एल, एक टी के लिए मिलेगा और एक वी के लिए मिलेगा। चलो इसको लिखे देती हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट, टी माइनस बी हमने पुट कर दिया, और डेल अपॉन डेल क्यू आई डॉट, दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस डेल टी माइनस भी अपॉन डेल क्यू आई, दिस इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल, सॉरी, टी del t upon del q, this will I also give v upon v t is equals to del v upon del q I dot minus del v upon del q I, and this gives us q। मतलब q क्या है यहाँ पे? जनरलाइज्ड फोर्स, इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड फोर्स।
तो मतलब हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू आई। एक ये मिला किसके लिए, टी वाले टर्म के लिए, और डी अपॉन डी टी ऑफ डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू आई। ये एक डिफरेंट तरीका है या फिर अनदर वे है लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने का। और ऑल्सो यहाँ जो क्यू आई है वो हमारा जनरलाइज्ड फोर्स भी है। तो कभी क्वेश्चन में आ सकता है जनरलाइज्ड फोर्स कैलकुलेट करना, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, अनदर वे या फिर फॉर्म ऑफ लैग्रैंज इक्वेशन, लैग्रैंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा दोनों इक्वेशन जो है वो लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। इतना समझ लिया हमने, काफी कुछ देख लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो हम किसी भी सिस्टम के गिवन है, सपोज हमारे पास कोई सिस्टम गिवन है, उस सिस्टम का हम लैग्रैंजियन कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वो सीखने से पहले हमें बहुत ही जरूरी है अपने माइंड में रखना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, मतलब जो बेसिक चीजें हैं। अभी मैं फिलहाल वो डिस्कस करूंगी, यहाँ पे बहुत ही बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसके बिना फिर समझ नहीं आएगा। ऐसे तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हमारे लिए 11th या 12th में था मैथमेटिक्स में, बट फटाफट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। बेसिक ही, बिल्कुल ही बेसिक, जितना हमें अभी काम आएगा उतना ही डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम किसी भी सिस्टम का लैग्रैंजियन लिखना सीख सके कि कैसे लिख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं 2D की, देखो बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, तो बिल्कुल ही एकदम जीरो से शुरू नहीं करेंगे, जो पता है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो 2D में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास डिस्कस करने के लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम किसी भी जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स और वाई होता है। और दूसरा है हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के यहाँ पे हम किसी भी, यहाँ जो हमारे दो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं आर एंड थीटा। तो सपोज कि हमारे पास एक प्लेन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, और ओरिजिन ये जो हमारा है वो ओरिजिन है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, चलो ये पॉइंट था, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है आर। तो इस पॉइंट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। एक तो है हमारा कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, और दूसरा जो है हमारा वो हम लिख सकते हैं और आर और थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, अगर ये हमारा एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं कार्टेशियन में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वेक्टर आर जो है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें एक्स पे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट क्या मिलेगा हमें, इधर से जिधर से हमारा एंगल है
जिधर से, एक देखो ट्रिक याद कर लो, जिधर से कोण बनता है, इधर से कोण बन रहा है हमारा, तो जिधर से कोण बनता है उधर कॉस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। और ये वाला पार्ट, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये हमें मिल गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, एक्स और वाई, किसमें, पोलर में। कैसे हम उसको लिखेंगे, नेक्स्ट इसमें अगर हम लेंथ एलिमेंट की बात करें, तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है लेंथ एलिमेंट जिसको लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं, या फिर दूसरा है हमारा सरफेस एलिमेंट, और तीसरा है हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ एलिमेंट देखेंगे, और अभी बहुत बेसिक बेसिक देख रहे हैं हम, इसलिए अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो या तो मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले पार्ट में इसको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में तो इसके बिना होगा ही नहीं कुछ, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाने बगैर तो होगा ही नहीं, बहुत यूज है उसका वहां पे। तो यहाँ पे जितना यूज है फिलहाल वही डिस्कस करते हैं। तो अगर डीएल जो है हमारा लेंथ एलिमेंट है, या फिर इसको हम बोलेंगे, चलो इसको लेंथ एलिमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डीएल से, ठीक है। मतलब कि अगर वेक्टर ये जो आर है, इसको हमने यहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर दिया, डीएल चेंज लाया आर के डायरेक्शन में, तो डीएल कंप्लीटली क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा आर के डायरेक्शन में हमारा चेंज, तो डी आर आर कैप प्लस थीटा के डायरेक्शन में हमारा चेंज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आर के डायरेक्शन में पहले हम लिखते हैं कि डीएल हमारा आर के डायरेक्शन में क्या होगा। तो हम अगर आर को एक्सटेंड करेंगे डीएल लेंथ से, तो हमें क्या मिलेगा, डी आर आर कैप मिलेगा, डी आर आर कैप लिख सकते हैं हम डीएल एलिमेंट को, ठीक है। और अगर हम थीटा के डायरेक्शन में हम मूव करेंगे डीएल थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में अगर हमने पहले हमारा आर कोऑर्डिनेट था, ये था आर, यहाँ से एंगल थीटा बन रहा था। अब इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अब ये हमारा कुछ यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहले था, ये था P, और सपोज ये हो गया हमारा Q। और हमने कितने से मूव कर दिया, थीटा को डी थीटा से मूव कर दिया हमने। अब थोड़ा सा चेंज ले आया यहाँ पे, ये हमारा हो गया डी थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, थीटा कैसे इंक्रीज करेगा हमारा, थीटा पहले यहाँ थीटा था, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर कर सकता है। मतलब हम ये जो पी पॉइंट था, इसको रोटेट कर सकते हैं, पी से क्यू गया, क्यू से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या हमारा जो ऐसे लाइन है, वो थीटा का एंगल, मतलब थीटा इंक्रीज करते जाएगा, और करते करते ये कंप्लीट एक सर्कल बना सकता है हमारा, ऐसे कंप्लीट सर्कल बना सकता है हमारा। वो डी थीटा वाले स्मॉल चेंज को हम कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल्स टू, हम क्या मिल सकता है हमें, अगर ये हमें ये जो है चेंज हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन थीटा के डायरेक्शन में हमारा, तो डीएल थीटा हो गया हमारा, आर्क बाय रेडियस होता है, स्मॉल चेंज डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस लिख सकते हैं। और आर्क हमारा क्या है, डी एल थीटा, और रेडियस क्या है हमारा, आर है, आर ही तो है रेडियस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आर है, वही आर यहाँ भी है। तो फाइनली हमें क्या मिला, डी थीटा इज इक्वल्स टू, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एल थीटा अपॉन आर मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, तो हमें लेंथ एलिमेंट थीटा के डायरेक्शन में क्या मिला, आर डी थीटा मिला।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियस के डायरेक्शन में या फिर हाँ, रेडियस के डायरेक्शन में जो मिल रहा था वो हमें डी आर आर कैप मिल रहा था, और थीटा के डायरेक्शन में जब हमने चेंज किया, जब थोड़ा रोटेट कर दिया उसको, डी थीटा स्मॉल एंगल से उसको रोटेट किया, तो हमें थीटा के डायरेक्शन में जो चेंज मिला वो में हमें क्या मिला, आर डी थीटा। किसके डायरेक्शन में? थीटा डायरेक्शन में, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे थीटा कैप। तो टोटल लेंथ एलिमेंट जो होता है, टोटल लेंथ एलिमेंट जो मिलेगा हमारा, वो हो जाएगा डी, मतलब किसके लेंथ, रेडियस के अलोंग प्लस डी एल थीटा के अलोंग। तो ये हमें क्या मिला, डी एल इज इक्वल्स टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा, किसके अलोंग, थीटा कैप के डायरेक्शन। तो ये लेंथ एलिमेंट मिल गया हमें, किसके लिए, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। ये हमें मिल गया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हमें मिल गया लेंथ एलिमेंट और लाइन एलिमेंट। किसके लिए, फॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन में यही क्या होता है हमारा, अगर एल होता, लेंथ एलिमेंट को हम कैसे लिखते, कार्टेशियन में डी एल इज इक्वल्स टू डी एक्स एक्स कैप एक्स के डायरेक्शन में प्लस डी वाई वाई कैप। ये हमारे किस में मिलता, कार्टेशियन में मिलता। ये क्या है, लेंथ एलिमेंट है किसमें, फोर कार्टेशियन। तो ये हमने लेंथ एलिमेंट निकालना सीख किया। ये यहाँ का पार्ट नहीं था, बट लेकिन आगे समझना पड़ेगा हमें, लैग्रेंजर लिखने के लिए इसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ इसको, ऐसे ही करते करते टॉपिक लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं। 2D में देख लिया हमने, अब हम बात करेंगे 3D की। तो जब हम 3D की बात करेंगे, तो इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, वो हमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलते हैं। पहला तो हमारा है क्या, पहला तो हमारा पता ही है कि हमें मिलता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सेकंड, और जो पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर पोलर कोऑर्डिनेट, ये ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 3D में जो हम पढ़ते हैं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और पहला जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। और दूसरा जो है हमारा, मतलब ये फर्स्ट हो गया, तो इसको मान लो सेकंड, और इसको मान लो थर्ड। और ये हमारा सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक एक करके हम तीनों को भी डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन तो खैर पढ़ा ही हुआ है, फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार भी। है कुछ नहीं, एक्स वाई था, अब 3 डायमेंशन में आ गए तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। पहला है हमारा कार्टेशियन, या फिर इसको रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। सिस्टम, इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, 3D में मैं और डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैं 2D में ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा, कुछ ऐसा बनाते हैं हम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमने। कोऑर्डिनेट, इसमें हमने नाम दिया एक्स का, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। यहाँ पॉइंट पी है कोई हमारा, और इसको, इसके पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई और जेड से। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, वो हो गया हमारा
आर बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो। तो इसके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसमें जो यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं वो होता है हमारे आई कैप, वाई कैप या और जेड कैप, सॉरी एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, एक्स कैप, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये तीन हमारे यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है कैसे होता है, आई डॉट जे परपेंडिकुलर वाले जब होते हैं मल्टीप्लाई तो उनका जीरो हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। फिर जे डॉट के इक्वल्स टू जीरो, के डॉट आई दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा डॉट डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई आई क्रॉस जे कैप जो मिलता है हमें वो नेक्स्ट वाला मिलता है, मतलब आई जे, तो यहाँ पे के आ जाएगा। ऐसे ही जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई कैप और के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे कैप। ठीक है, सब में कैप लगा देना। ये हमारा हो गया क्या, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। इसका तरीका क्या होता है कि आई जे और के ऐसे रोटेशन होता है, आई क्रॉस जे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट वाला के, ऐसे फिर जे क्रॉस के तो हमें नेक्स्ट वाला मिलेगा आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो हमें नेक्स्ट वाला मिलेगा जे। तो जब हम क्लॉक मूव करेंगे, क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेक्स्ट वाला। अगर हम ऑपोजिट जाएंगे, मतलब जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें के तो मिलेगा लेकिन माइनस के कैप मिलेगा। ये होता है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके कोऑर्डिनेट को। अब हम लेंथ एलिमेंट को डिफाइन करेंगे इसमें, कि लेंथ एलिमेंट या फिर लाइन एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। तो लेंथ एलिमेंट या फिर इसको हम लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं, वही है डीएल एक्स के डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा डी एक्स एक्स कैप। ऐसे ही चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, तो क्या मिलेगा डी वाई वाई कैप, और चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन डी एल जेड, तो हमें क्या मिलेगा ये डी जेड जेड कैप। तो हमारा कंप्लीट लेंथ एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल्स टू बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये हमारा लाइन एलिमेंट मिल गया, किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारा लाइन एलिमेंट मिल गया या फिर लेंथ एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही अब हमें जब लाइन एलिमेंट मिल गया तो हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो हम इसको हम लिख सकते हैं डीएल अपॉन dt लिख सकते हैं। तो इसमें जब हम dx अपॉन dt करेंगे x कैप में, प्लस यहाँ भी करेंगे dy अपॉन dt y कैप में, और dz अपॉन dt z कैप में, तो हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो v इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें dx अपॉन dt, मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी बार, एक बार, तो हम इसको लिख सकते हैं x डॉट। लास्ट क्लास में बताया था हमने कि जब किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम x डॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे x डॉट x कैप हो गया प्लस y डॉट y कैप हो गया, और यहाँ पे z डॉट z कैप हो गया। लेंथ एलिमेंट 2D में ना समझ में आया तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए ठीक है क्या है। तो ये हमें मिल गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये होगा। समझ में आ गया ये कहाँ से आया। अगर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखने का क्या तरीका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम, हाफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो v हमें पता है कि ऐसे लिखते हैं, तो v का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो t इज इक्वल्स टू 1/2। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा
एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसका क्या कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर हो जाता है। जैसे ए इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स कैप है, ए का स्क्वायर किए तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर ही तो मिलेगा। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए, यही तो होता है। वही काम यहाँ पे हुआ है, वी का स्क्वायर किया था हमने, एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर, ये सारे टर्म्स मिले। तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का भी तरीका हमने यहाँ पे ढूंढ लिया कि कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका। नेक्स्ट हमारा जो है वो है दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे हम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, थीटा और वाई से। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक 3D स्पेस बना लिया। ये हमने एक 3D स्पेस बना लिया। ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब हमने कोई पॉइंट लिया पी, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया पी और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर, थीटा और वाई से। ओरिजिन से इस पॉइंट के डिस्टेंस को, ये ओरिजिन है हमारा ओ, और यहाँ से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से। ये हो गया हमारा आर। ठीक है, नाउ अब इसको समझने के लिए आप क्या करो, अपने रूम का इमेजिनेशन करो। एक 3D स्पेस के तौर पे रूम का इमेजिनेशन करो, उसमें 3 एक्सिस को आप डिफाइन कर लो। ये अ, तीनों एक्स, और ये आपके रूम का कोई कॉर्नर है, जो ओरिजिन है वो कोई कॉर्नर है, और ये जो पॉइंट पी है वो एक ऐसा पॉइंट है जो हवा में लटक रहा है। ठीक है, सपोज कोई बॉल है, उसको सीलिंग से लटका दिया तो वो क्या हवा में लटक रहा है। इस बॉल का जो पोजीशन है वो हम 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करेंगे, आर, थीटा और फाई से। तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है कि ये आर जो रेडियस वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम मेजर करेंगे किसमें, थीटा में। ठीक है, पहला आर तो हमें पता चल गया कि ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, वो हो गया हमारा आर। नेक्स्ट हमारा थीटा भी पता चल गया कि जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये वेक्टर आर, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। और ये पॉइंट, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, इस प्लेन में, ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये हमारा। और सपोज यहाँ पे पी जो पॉइंट था इसके हमने कोई ऐसे टॉर्च लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने कोई टॉर्च लगा दिया और इसको, तो इस पॉइंट का एक इमेज बनेगा कहाँ, रूम के फर्श पे, रूम के फर्श पे उस बॉल का एक इमेज बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा ऐसा। और इस पॉइंट को अब हमने, इस इमेज को हमने अब ओरिजिन से जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो मिलेगा हमें जोड़ने के बाद, और ये एंगल जो बनेगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ उसी को हम बोलेंगे क्या, फाई बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे फाई। मतलब एक्स वाई प्लेन में जो बॉल का, ये बॉल था कोई जो हवा में लटक रहा था, इसका प्रोजेक्शन या फिर इसका जो इमेज बना, उसके उसका जो शैडो बना, सॉरी इमेज नहीं शैडो बना, कहाँ पे, फर्श पे, जो रूम का जो फर्श था, जो हमारे रूम का जो एक्स वाई प्लेन था, फर्श था, उस पे बना। और इसको जब हमने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, जो लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बना रहा है ये हमारा एंगल, इसको हम मेजर करेंगे किससे, फाई से मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाई। तो तीनों टर्म हमने डिफाइन कर लिया, आर, थीटा और फाई क्या क्या है ये हमने समझ लिया। अब ये जो लाइन है इसकी
इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब इसको हम कैसे कितना बोल सकते हैं ये कि क्या है ये। तो ये हमारा अगर वेक्टर आर था, ठीक है, आर का प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, इसको हम वेक्टर आर को हम दो, जैसे पढ़ते हैं ना ऐसे करके, कोई वेक्टर है यहाँ पे, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ये अगर थीटा है तो हम वाई और एक्स में ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स कॉस थीटा और इधर एक्स साइन थीटा मिलता है। यहाँ इसी तरह इस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर लेंगे किस में, एक तो जेड की डायरेक्शन में इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम जेड की डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करें तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा, एंगल देखो थीटा किधर से है, जेड साइड से, तो हमें ये जो मिलेगा जेड एक्सिस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, आर कॉस थीटा मिलेगा। और ये वाला जो पार्ट मिलेगा, ये जो पार्ट है वो हमें क्या मिलेगा, जिधर से कौन था उधर तो कॉस ले लिया, तो जो साइड बचा उसको क्या बोलेंगे हम, आर साइन थीटा बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन हो गया, जिस आर वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो गया आर साइन थीटा। आ गया समझ इतना तक कि कैसे इसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो एक्सिस में। तो हमें जेड एक्सिस मिल गया, क्या मिला हमें यहाँ पे जेड एक्सिस, इसको लिख सकते हैं कि जेड हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिला, आर कॉस थीटा मिला। अब देखो ये जो आर साइन थीटा है, ये वाला पार्ट आर साइन थीटा मिला, अब हम इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं किसमें, एक्स और वाई में। ये किस किस प्लेन में है, एक्स एक्स वाई प्लेन में है। तो इसको भी अब हम रिजॉल्व करेंगे किसके किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। तो जब हम एक्स के डायरेक्शन में करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, कॉस वाला टर्म मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ ये एंगल बना रहा है किसका, फाई का। एक्स के डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, ये तो हमारा पूरा एक टर्म हो गया, यूनिट हो गया, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा तो होगा ही, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस फाई भी हो जाएगा। क्यों, जैसे इसको किया रिजॉल्व, आर कॉस फाई किया, तो ये तो पूरा वाला टर्म था, जो लेंथ था वो तो था ही, और ये कॉस फाई वाला टर्म ऐड हो जाएगा। और यही वाई डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा आर साइन थीटा साइन फाई। इतना समझ में आ गया कैसे कैसे इसको रिजॉल्व किया, बस रिजॉल्व ही करना है, पहले प्रोजेक्शन करना है वेक्टर आर का एक्स वाई प्लेन में। तो वेक्टर आर का प्रोजेक्शन हमें मिला आर साइन थीटा, अब इसको रिजॉल्व कर दिया हमने एक्स और वाई में, हो गया हमें क्या मिला, आर साइन थीटा कॉस फाई और आर साइन थीटा साइन फाई। तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वाई भी मिल गया, हमें क्या मिला, आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स क्या मिला हमें, आर साइन थीटा कॉस फाई, तीनों मिल गया हमें, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। तो पहले हमारा कि इसमें जो यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं, ये सब ऐसे ही मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट था, बट यहाँ पे यूज होगा इसलिए देख लेते हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, ठीक है। ये तीन यूनिट वेक्टर्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे लिमिट भी देख लेते हैं कि आर कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है। तो देखो आर आर क्या है, वहीं पे बात नहीं बताएंगे, बंदा अच्छा लगेगा वो। ये डिस्टेंस था, तो ये अगर डिस्टेंस ऐसे आर था, और कितना कितना तक हो सकता है, यहाँ पे होता अगर ओ पे होता तो आर की लेंथ क्या होती, जीरो होती। और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जा सकता है, ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को जा सकता है। तो इसका मतलब आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो अगर ये पॉइंट था तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था। ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे हो सकता है, जेड एक्सिस पे हो सकता है, या फिर या ये वाली जो लाइन है या तो इसके पैरेलल हो सकती है, मतलब इसके पैरेलल हो सकती है, जेड एक्सिस के पैरेलल, या फिर एंटी पैरेलल हो सकती है। तो एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एंगल जो है वो यहाँ जीरो होता, ऐसे बढ़ता तो थीटा थीटा मूव करते करते यहाँ तक कितना हो सकता है, ये हमारा कंप्लीट एक कितना एंगल बना सकता है, पाई का एंगल बना सकता है। तो या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। तो थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो टू फाई हो जाएगा थीटा की लिमिट, और ऐसे ही फाई फाई की लिमिट क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू जीरो टू, फाई की लिमिट क्या हो सकती है, देखो फाई कैसे मिल रहा है हमें, ये वाला कोई ये वाला फाई मिला था हमें,
तो ये कहाँ से क्या होता है, या तो यहाँ से शुरू होगा, ऐसे से जाते 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 ऐसे, ये मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ से ऐसे शुरू करते 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 पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है। किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। तो सर्कल ड्रॉ करने में कहाँ कितना एंगल बनता है? एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करने में 2 पाई का एंगल बनता है। तो फाई की लिमिट हो गई 0 to 2 पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह यूज होगा, तो इसको आप ध्यान में रखना कि कैसे कैसे इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, वो हमने देख लिया। तो ये भी देख लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं वो भी देख लो, मतलब देख ही लिया कि एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन कॉस फाई, आर सीरीज में लिख सकते हो आर साइन थीटा कॉस फाई। नेक्स्ट वाई को लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल्स टू सिंपली हमारा आर कॉस थीटा। इसको हटा दो। कि इतना समझ में आ गया। अब इसमें हम लेंथ एलिमेंट को डिफाइन करेंगे कि लेंथ एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो लेंथ एलिमेंट लेंथ एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो तीनों डायरेक्शंस में हम लिख सकते हैं कि जो लेंथ एलिमेंट है पहला हमारा आर के डायरेक्शन में, तो आर के डायरेक्शन में हम लेंथ एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं? डी आर आर कैप। लेंथ अगर आर के डायरेक्शन में ये है, तो ये स्मॉल चेंज, अगर तो इसको हम डी आर ही तो लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? डी एल आर कैप, डी आर आर कैप। ऐसा ही थीटा के डायरेक्शन में जो लेंथ एलिमेंट होगा हमारा डी एल थीटा के डायरेक्शन में, वो अभी पोलर कोऑर्डिनेट में देखा था कैसे चेंज हुआ था। वहां पे भी क्या था? ये आर डी थीटा थीटा कैप। पोलर कोऑर्डिनेट में जो समझाया वही है यहाँ भी। और ऐसे ही हम जब फाई के डायरेक्शन में करेंगे लेंथ एलिमेंट, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? देखो कैसे मिल रहा था ये वाला था, ये हमारा क्या था? आर साइन थीटा था, और ये एंगल बना रहा था क्या? फाई एंगल बना रहा था। इसको अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने इस पॉइंट को, तो ये स्मॉल चेंज आया। ये स्मॉल चेंज क्या आ गया हमारा? ये स्मॉल, इसको हम लिखेंगे डी फाई। ये फाई है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे डी फाई। और ये हमारा क्या हो गया? लेंथ एलिमेंट में चेंज किसके डायरेक्शन में? फाई हमारा किधर मूव कर रहा है? इधर ही तो मूव कर रहा है फाई। हम्म, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा डी एल फाई, मतलब फाई के डायरेक्शन में स्मॉल चेंज इन लेंथ, डी एल फाई। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि डी डी फाई इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है हमारा? आर साइन थीटा है, और आर्क क्या है हमारा? डी एल फाई है, अपॉन आर साइन थीटा। तो ये क्या हमें मिल गया? हमें डी एल फाई इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम डी फाई इंटू आर साइन फाई। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर साइन फाई इंटू डी फाई। तो हमें डी एल फाई क्या मिला? डी एल फाई मिला हमें आर साइन फाई इंटू डी फाई। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा दिया मैंने। तो इसको हटा दूं, रहने दो चलो। तो कंप्लीट डीएल एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? डी आर डी, मतलब चेंज इन लेंथ इन आर के डायरेक्शन में, फिर डी एल थीटा प्लस डी एल फाई। 3 एलिमेंट है, तो डी एल आर हमारा क्या मिला? डी आर आर कैप प्लस डी एल थीटा क्या मिला? आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी एल फाई क्या मिला हमें? आर साइन थीटा डी फाई, किसके डायरेक्शन में? फाई कैप। ये हो गया हमारा लाइन एलिमेंट और लेंथ एलिमेंट किसके डायरेक्शन में? ये स्फेरिकल
पोलर कोऑर्डिनेट में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना। ये किसके लिए था? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। लाइन एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट, यहाँ तो सिर्फ लेंथ एलिमेंट बता रही हूँ, इसके बाद तो सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट भी आएगा, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वो सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर लेंथ एलिमेंट निकाल लिया तो हम वेलोसिटी भी इसका निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसको निकालने का क्या तरीका होगा कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी। तो जब हम इसमें डी टी से डिवाइड कर देंगे या फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? डी आर अपॉन डी टी। तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर डॉट आर कैप। ऐसे ही आर डी थीटा अपॉन डी टी मतलब थीटा डॉट थीटा कैप, और यहाँ पे आर साइन थीटा, और डी फाई बाई डी टी मतलब फाई डॉट फाई कैप। तो ये मिल गया हमें, क्या मिला? वेलोसिटी मिल गया हमें। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ऐसे ही हम और लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू P and this can be written as half m। अब v स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें जो टर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई डॉट स्क्वायर। यूज करते करते ये आपको याद हो जाएगा, इसमें बहुत वो नहीं कि कैसे याद हो जाएगा। यूज करोगे जब बार बार तो ये खुद ही याद हो जाएगा। तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे वेलोसिटी को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, लाइन एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, सब यूज करते करते याद हो जाएगा। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देख लिए हैं, तीसरा क्या है हमारा? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको भी देख सकते हैं। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं वो तो होते हैं, या फिर ये या तो ऐसे लिखो आर थीटा और फाई लिखो, और सॉरी आर फाई और जेड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर के प्लेस पे एस फाई जेड भी लिखते हैं, या फिर ऐसे रो भी लिखते हैं। ठीक है, रो फाई जेड। तो बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज किया गया है। जेसी उपाध्याय में ऐसे रो यूज किया है, जेसी उपाध्याय वाले बुक में ये रो यूज किया है। तो इसका देख लेते हैं कैसे करते हैं इसमें कि ये हमने बना लिया 3D स्पेस, और ये कोई पॉइंट है हमारा P। इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? चलो रो यूज कर लेते हैं, रो फाई जेड। तो ये पॉइंट है हमारा P है। ठीक है, रो क्या होगा हमारा? ये तो पहले एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और दिस इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, जेड एक्सिस से इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम बोलेंगे रो। तो रो मतलब पहला कोऑर्डिनेट हमें रो मिल गया। दूसरा, ये जो पॉइंट P है वो अगेन कहाँ है? हवा में लटक रहा है ये पॉइंट। अगेन इसका शैडो कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे कहीं है, यहाँ पे बनेगा। मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है, कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन पे। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट का
जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी ऑरिजिन से जब हम मिलाएंगे तो हमें एक एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये लाइन, वो कितना मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा फाइव। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, तो अगर ये रो है तो ये भी रो ही होगा, अगर ये रो डिस्टेंस है तो ये भी रो ही होगा, और ये हमें मिल जाएगा फाइव, और ये ऑरिजिन से जेड डायरेक्शन में कितना ऊपर है ये पॉइंट, ये मिलेगा हमें जेड। ठीक है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन से कितना, एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हाइट पे है ये पॉइंट, वो हमें देगा जेड एक्सिस। तो हमें क्या क्या मिला यहाँ पे, पहले तो इसका यूनिट वेक्टर जो है, यहाँ पे जो यूज होगा यूनिट वेक्टर्स, वो हो जाएंगे हमारे रो कैप, फाई कैप और जेड कैप। और लिमिट जो होगी रो की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो रो जो है डिस्टेंस है। ठीक है, तो या तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे से बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो फाइनल हमें क्या मिला, इसका लिमिट जीरो से जीरो टू इंफिनिटी। ऐसे ही फाई, फाई कहाँ से कहाँ, उसी के जैसा जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या, ये वाला फाई यहाँ ऐसे करके ये एंगल ऐसे ऐसे ट्रेस करते 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 कितना का एंगल बना सकता है, ये पूरा 360 डिग्री बना सकता है। तो मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू टू पाई होगी। और जेड की लिमिट क्या हो जाएगी, जेड का लिमिट कहाँ से शुरू हो सकता है, जेड यहाँ ऑरिजिन से शुरू होकर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ 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 जाते 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 ये ऐसे इसका लिमिट जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी मिल गई। तो ये हमें तीन लिमिट्स मिल गई किसकी, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तीनों की लिमिट्स मिल गई। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि अगर ये रो था और ये फाई एंगल बना रहा था, ये फाई एंगल बना रहा था, ये हमारा रो था। ठीक है, और ये फाई एंगल बना रहा था किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा रो कॉस कॉस फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई जो हो जाएगा रो साइन फाई हो जाएगा। तो हमें एक्स क्या मिला, एक्स इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, और वाई इज इक्वल्स टू रो साइन फाई, और जेड इक्वल्स टू, जेड क्या है, जेड तो जेड है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए। अब लेंथ एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो लेंथ एलिमेंट अगर हम पहले आर के डायरेक्शन में देखें तो लेंथ एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है, डी रो रो कैप। कैसे चेंज आएगा उसमें, वैसे ही आएगा। अगर ये क्या है, ये डायरेक्शन है किसकी, रो की, रो कैप की डायरेक्शन है, इधर ही तो बढ़ रहा है, जिधर कोऑर्डिनेट बढ़ता है उधर ही उसका डायरेक्शन होता है। जैसे रो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही फाई कहाँ, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूँ ऐसे बढ़ रहा है फाई, ये इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन हो जाएगा। जिधर कोऑर्डिनेट बढ़ता है उधर ही उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो रो के डायरेक्शन किधर है, रो कैप की ओर, ऐसे ही डी लेंथ एलिमेंट किसके, फाई के डायरेक्शन में। तो हमें क्या मिला, जैसे स्फेरिकल में देखा तो यहाँ पे भी रो डी फाई मिलेगा, किसके डायरेक्शन में, फाई कैप के डायरेक्शन में। दो बार समझा दिया इसको, अब वापस से नहीं समझाऊंगी। फिर डी एल जेड क्या मिलेगा हमें, डी जेड जेड कैप, तीनों मिल गया हमें। तो इसका हम लेंथ एलिमेंट कंप्लीटली लिख सकते हैं क्या, डी एल को हम लिख सकते हैं क्या, डी रो रो कैप प्लस रो डी फाइव फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये हमें मिल गया लेंथ एलिमेंट किसका,
सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का। ऐसे ही हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या है हमारा dl अपॉन dt। तो ये क्या मिल रहा है हमें, डी रो अपॉन dt, तो मिल जाएगा हमें रो डॉट रो कैप प्लस रो डी फाई अपॉन dt, मतलब फाई डॉट फाई कैप प्लस डी जेड अपॉन dt, मतलब जेड डॉट जेड कैप। तो हमें वेलोसिटी मिल गई रो डॉट रो कैप प्लस रो फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप। ये मिल गए हमें वेलोसिटी सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू टी, और ये होगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे रो डॉट स्क्वायर प्लस रो फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये हो गया तरीका हमारा क्या लिखने का, किसी भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का। ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमने देख लिए, और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लेंथ एलिमेंट लिखना सीख लिया, और वेलोसिटी भी लिखना सीख लिया कैसे लिखेंगे, और इसका काइनेटिक एनर्जी भी देख लिया। इसके बाद